मेरी शादी हो रही थी लेकिन मुझे डर लग रहा था पुराने आशिक की वजह से शादी न टूट जाए। इसलिए शादी के कुछ देर पहले अपनी बहन को एक चादर ओढ़ के किसी बहाने से बाहर भेजा और पीछे से अपने पुराने आशिक को मैसेज किया कि मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। मेरी शादी हो गई लेकिन शादी के बाद मुझे मेरी बहन की चिंता सताने लगी। जब मेरा पति कमरे में आया और उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रवीना है। मेरा एक गरीब घर में जन्म हुआ था। मेरे पिताजी शहर में किसी बंगले में माली का काम करते थे और मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे। उनमें से एक बहन मुझसे बड़ी थी और भाई बहन छोटे। हम ऐसे ही जी रहे थे। अच्छा खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे मेरी गरीबी से नफ़रत भी बढ़ने लगी थी। अक्सर भगवान से शिकायत करती कि मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया। मेरे सब भाई बहन ऐसी ज़िंदगी से खुश थे लेकिन मैं इस गरीबी से ऊब चुकी थी। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे और होते भी क्यों नहीं, मैं खूबसूरत थी। मेरी दादी कहा करती थी कि तुम्हें तो किसी महल में पैदा होना चाहिए था। मैं भाई बहनों में सबसे प्यारी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। चारों ओर मेरी खूबसूरती के चर्चे होते थे। इस इलाके का हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन मैं तो किसी की तरफ एक नज़र उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। पढ़ाई के बहाने मैं घंटों घंटों बाहरी समय बिताती थी। वैसे भी दोनों बहनों के मुकाबले मैं सबसे खूबसूरत लड़की थी। स्कूल में भी किसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करती थी। सारी अमीर घर की लड़कियों से मेरी दोस्ती थी। मैं उनके आगे पीछे घूमती फिरती थी और गरीब लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करती थी। घर में किसी काम को हाथ तक न लगाती थी कि सारा का सारा समय सजने संवरने में लगा देती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं सोचती कि काश मैं भी अमीर होती, मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती, गाड़ी में सफ़र करती, मेरे आगे पीछे भी नौकरों की लाइन लगी होती। रोज़ नया नया तरीका सोचती कि मैं कैसे रातों रात अमीर हो जाऊं तो इस गरीबी से छुटकारा पा सकूं, मगर हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता था। स्कूल के बाजू की दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं कभी भी उससे फ्री में सामान लेने लगी। इस तरह मैंने स्कूल और मोहल्ले में काफ़ी लड़कों से दोस्ती बना ली। हर एक से मोहब्बत के झूठे वादे करती। हर रोज़ मैं स्कूल में छुट्टी करके किसी न किसी लड़के के साथ घूमती। मुझे जो गिफ्ट मिलते वो मैं सारी चीज़ें छुपा देती, इसलिए घर में किसी को शक भी नहीं होता। मतलब निकलने के बाद उन लड़कों को छोड़ देती थी। एक बार एक लड़का कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, मगर मैंने उसे धमकी दी कि मेरा पीछा छोड़ दो वरना मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी। सब ठीक ठाक चल रहा था लेकिन मुझे अब कोई बड़ा हाथ मारना था। ऐसा करना था कि मेरी इन गरीब लड़कों से जान छूट जाए और कोई बड़े घर का लड़का मिले। ये उन दिनों की बात है जब मैंने मैट्रिक पूरी होने के बाद ज़िद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने सबके अपने सपनों को और बढ़ावा दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि कोई अमीर लड़का मेरे हाथ लग जाए। मेरी कुछ सहेलियां भी ऐसे ही करती थीं। उनकी देखा देखी मैं भी सोचने लगी किसी भी लड़के से दोस्ती कर लेनी चाहिए और इस समय ने मुझे एक सुनहरा मौका भी दे दिया। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़का किराए पर रहने आया है, लेकिन मैं ये सोचकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि इस गरीब मोहल्ले में अमीर लड़का थोड़ी ना रहने आएगा। शाम को जब मैं छत पर गई तो मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़का फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दिखने में तो अमीर ख़ानदान का लग रहा था और ख़ूबसूरत भी था। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस लड़के से दोस्ती कर लूं तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं ये सोच ही रही थी कि माँ ने नीचे से मुझे आवाज़ लगाई। मैं बोली, आई माँ। तब मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरी तरफ भी देख रहा है और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज़ रात को हवा खाने के बहाने छत पर जाती तो लड़का भी छत पर मौजूद होता, मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं भी मुस्कुरा देती थी, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली। 10 बजे जब मैं कमरे से बाहर आई तो माँ कपड़े धो रही थी। माँ ने मुझे देखकर कहा, बेटा ज़रा कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाल देना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैंने बाल्टी लेकर छत पे आ गई। आसमान की छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। तभी अचानक एक पतंग मंझे के साथ में हमारी छत पर आकर अटक गई। मैंने उसको छुड़ाने के लिए पकड़ा तो मैंने देखा उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने सामने देखा तो वही किराएदार लड़का छत पर खड़ा था। उसने नंबर और नाम लिखकर भेजा था। इसका मतलब था कि पतंग जानबूझकर यहाँ फेंकी गई है। इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया तो मैंने वो नंबर वाला हिस्सा फाड़ के अपनी जेब में रख दिया और पतंग को नीचे फेंक दिया। जब मैं नीचे आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा था
मैंने फ़ोन पे किसी लड़के से बात नहीं की थी। माँ से उनका मोबाइल मांगा, उनसे बोला कि सहेली से बात करके आज के नोट्स के बारे में पूछना है, और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके धर्मेश से बातें करने लगी। मैं जो हर वक्त उदास रहती थी अब खुश नज़र आने लगी थी। जब धर्मेश मेरी तारीफ़ करता तब मैं खुद को हवा में उड़ता महसूस करती। मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता गया। सारा दिन रात होने का इंतज़ार करती, क्योंकि मैं हर रात धर्मेश से बात किया करती थी। एक दिन उसकी बातों बातों में मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो मैं थोड़ा सा झिझकी, लेकिन उसके प्यार से मनाने पर मान गई। तो तय ये हुआ कि वो मेरे कॉलेज आएगा और वहाँ से निकल के हम शहर के गार्डन में मिलेंगे। सुबह मैं रोज़ के मुकाबले दिल लगाकर तैयार होने लगी। माँ और बहनों को बताया कि आज कॉलेज में फ़ंक्शन है, जिसके चलते मुझे आने में देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि माँ कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरा मूड ख़राब न हो जाए इसलिए वो चुप हो गई। प्लान के मुताबिक हम दोनों कॉलेज से निकलकर गार्डन पहुंच गए। धर्मेश ने मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल और कुछ चीज़ें दी थीं। बहुत सा वक्त गुजारने के बाद उसने मुझे कॉलेज के पास लाकर छोड़ दिया। वहां से मैं घर आ गई। घर आकर उसकी दी हुई सारी चीज़ें एक अटैची में रखी और ताला लगा दिया। रात को सब सो गए, तब मैंने आराम से मोबाइल निकाला और ऑन किया। धर्मेश में उसमें सिम कार्ड डाल दिया था। धर्मेश को कॉल किया। जब खुद का मोबाइल मिला तो पहले से ज़्यादा बातें करने लगे थे हम। बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। मुझे पैसे के सिवा उससे कोई मतलब नहीं था। इतने दिनों में दीदी की शादी एक लड़के से तय हो गई। लड़का किराने की दुकान चलाता था। मेरी दीदी की शादी हो गई। पिताजी के एक दोस्त ने बचपन से अपने लड़के के लिए मेरा हाथ मांग रखा था, लेकिन मैं हमेशा बड़े घर जाने के सपने देख रही थी। मेरी शादी की बात होती तो मैं साफ इनकार कर देती। अब धर्मेश भी मेरे दिलो दिमाग से निकलने लगा था। उसका कारण मेरी दीदी के रिश्तेदारों का एक लड़का था, मयंक, और मयंक को अपनी दीदी की शादी में देखा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसका पगार भी तगड़ा था। उसके पिता बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर भी, इसलिए मयंक मेरे लिए बेहतर था। अब मैं धर्मेश से पीछा छुड़ाने का सोचने लगी थी। शायद वो भी समझ चुका था, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अभी तक उसने इसी उम्मीद से मुझ पर खर्च किया था कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन अब मैं उसे टालने लगी थी और नए नए बहाने बनाकर दीदी के यहाँ ठहरने जाती, ताकि मयंक पर डोरे डाल सकूँ। जहाँ मयंक खड़ा होता मैं जानबूझकर उसके सामने खड़ी हो जाती। अब मयंक भी समझने लगा था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। मैं अभी भी धर्मेश के साथ थी, लेकिन अब मयंक की वजह से मैंने उनसे बातचीत कम कर दी थी। मयंक एक अच्छा लड़का था, इसलिए दीदी भी यही चाहती थी कि मेरी शादी मयंक से हो जाए, इसलिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि मयंक के घर वाले रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। मेरे पिताजी चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्होंने हार मान ली और मयंक के साथ मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी तो अमीर घराने में तय हो गई, लेकिन मुझे अब धर्मेश की टेंशन थी। अगर उसे मालूम पड़ गया तो वो हंगामा खड़ा ना कर दे। मोहल्ले में ही रहता था तो ख़बर तो मिलने ही वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे पता ना चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल गया। उसने फ़ोन किया तो काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा, मैंने सुना है किसी अमीर घराने में तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने कहा कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ है, मेरी शादी कहीं नहीं हो रही। ये सुनकर उसे तसल्ली हुई। कहने लगा, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूँगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर फ़ोन बंद किया और सोचने लगी, अभी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये ना हो कि किसी दिन घर आकर मेरी पोल खोल दे। मेरी शादी के दिन भी करीब आते गए। मेरे दिल में डर बढ़ने लगा कि धर्मेश को पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी हुई धमकी से मुझे डर लगने लगा था। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन नज़दीक आते गए वैसे मेरी परेशानी बढ़ती गई। इसी दौरान फ़ोन पर आखिर मैंने धर्मेश से रिश्ता तोड़ दिया। वो मुझे रोज़ फ़ोन करता, लेकिन मैं बात नहीं करती। आखिर मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं धर्मेश आकर सबको मेरे बारे में न बता दे। उसकी धमकी अगर सच साबित हुई तो ना सिर्फ मेरी शादी टूट जाती, बल्कि मैं भी बदनाम हो जाती। और फिर मैंने एक योजना बनाई और शादी के पहले उसको मैसेज किया कि मेरे घर वाले मेरी बहन के साथ मेरी शादी भी कर रहे हैं। वो पढ़कर परेशान हो गया। कहने लगा, तुम इनकार कर दो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे कहा कि हम भाग जाएंगे, तुम आकर मुझे ले जाओ। वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं आता हूँ। उसको मैसेज करने के बाद मैंने अपनी बहन को कहा कि ये चादर लो और घर के पीछे साइड पर चली जाओ। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गई। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर?
मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। आज मुझे बचा लो, तुम ही मुझे बचा सकती हो। बहन को सब बताकर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने मुझ पर गुस्सा किया और फिर मदद करने से इनकार कर दिया। उसके कदमों में मैं गिर गई और मदद की भीख मांगने लगी। आखिर में वो मान गई। तब मैंने उससे कहा कि इस चादर से अपना चेहरा ढककर धर्मेश के साथ चली जाए, फिर जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी तुम वापस आ जाना। मैंने सोचा कि एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे कुछ ही दिनों में शादी करके यहाँ से चले जाना था, इतनी दूर कि वो मेरे पीछे ना आ सकेगा और ना ही मुझे ढूंढ सकेगा। मेरी बहन, उसने चादर ओढ़ ली और चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। धर्मेश को कह दिया कि वो भी घर की पिछली तरफ आ जाए। आज के दिन मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई तमाशा बने। मैंने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बना लिया था। मेरी बहन को कमरे से निकलकर काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब मुझे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद शोर सुनाई दिया। लग रहा था कि बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में पंडित जी और मेरे घर वाले आ गए। मेरी शादी हो गई। बहन पता नहीं कहाँ थी और मैं पति के घर आ गई। मैं पति का इंतज़ार करते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि धर्मेश ने कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म के मारे नज़रें झुकाकर बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई। मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरे सामने जो दूल्हा था वो मेरा दूल्हा नहीं था। वो मयंक नहीं था और ना ही धर्मेश था। वो तो कोई और ही लड़का था। मैं डरते हुए दरवाजे के पीछे छुप गई। उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो? वो मुझे छुपते हुए देखकर डर गया और कहने लगा कि रवीना, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। उसके बोलने के तरीके से मुझे शक हुआ कि वो अबनॉर्मल है। मैं किसी तरह भी मान नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक दिमागी तौर पर कमज़ोर आदमी से हुई है और उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो? मयंक किधर है? वो चुप हो गया, फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि दूल्हा भाग गया, तुम गंदी दुल्हन हो। तो दूल्हा भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहाँ मयंक रहता था, घर भी कोई और था। तो क्या वाकई मेरी शादी मयंक के बजाय किसी और से हो गई थी? मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरों में जाकर देखा लेकिन इतने बड़े घर में वो अकेला ही था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि कोई है? मेरे चिल्लाने से किचन से एक औरत बाहर निकल कर आई। शायद वो इस घर की नौकरानी थे। मैंने पूछा, मैं इस घर में कैसे आई हूँ? मेरे कमरे में कौन है? तो वो नौकरानी कहने लगी, मैम साहब, आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मुझे रोना आ रहा था। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी तो मयंक से होने वाली थी, तो ये लड़का क्यों और कहाँ से आ गया जिससे मेरी शादी कर दी गई? मैं जितना सोचती उतना ही मैं उलझ जाती। अगर मेरी शादी मयंक से नहीं हुई थी तो धर्मेश से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था? मैंने घर के बाहर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया। नौकरानी कहने लगी, मैम साहब, छोटे साहब की बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मेरा दिमाग चला और मैंने घर पर फ़ोन किया। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो। आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। जितनी बेइज्जती हमारी तुम्हें करवानी थी करवा दी। अब क्या कसर रह गई है जो फ़ोन किया है? ख़बरदार, आज के बाद हमसे दोबारा कभी मिलने की कोशिश की। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। माँ की बातों से ये पता चल रहा था कि उन्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मैं हैरान थी। बाजी कैसे पलट गई? मैंने बड़ी होशियारी से प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी मयंक और धर्मेश को फ़ोन किया लेकिन दोनों ने ही मेरी कॉल को कट कर दिया। दीदी को फ़ोन किया तो वो मुझे गुस्सा करने लगी। वो बोली, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने मुझे सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी थी। मैं सोचने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई थी। मैं कमरे में गई तो रवीना रवीना करके खुश होकर तालियां बजाने लगा। खुद से दूर किया तो उस पागल ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने किसी तरह उससे छुटकारा पाकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और बोली वो मुझसे सुबह मिलने के लिए आ जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। सुबह वो आ गई। मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास होकर मुझे उसने सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी
और कहने लगी, छोटी दीदी, जब कल तुमने मुझे चादर देकर घर के पिछवाड़े में जाने को कहा था, उसी वक्त बुआ ने मुझे देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़की घर से भाग रही है। धर्मेश भी वहीं था। मैंने उससे बार बार कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे रवीना ने मैसेज किया था, मैं तो उसे लेकर ही जाऊँगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठे हो गए। बुआ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। फिर जब हालत बिगड़ते देख के तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी। मगर धर्मेश ने शोर मचा दिया। वो कहने लगा, मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं तो रवीना को लेने आया हूँ। मयंक भी वही था। उन्होंने धर्मेश को मारना शुरू कर दिया। धर्मेश ने मोबाइल में कैद सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेज और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन हो गया। धर्मेश को तो सब ने मार के वहाँ से निकाल दिया, लेकिन मयंक ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया और बारात वापस लेकर चले गए। पिताजी से ये सह नहीं पाए और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तब माँ की एक दोस्त ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश किया। इज्जत का सवाल था, इसलिए पिताजी ने उससे तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दिया। और वो कह रहे हैं कि अब तुम हम सबके लिए मर गई हो। तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी दौलत के लालच ने हमें बदनाम कर दिया है। सारी बातें सुना के वो रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। वाकई मैंने अपनी लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने दिल तोड़ दिए। किस्मत ने मुझे ना धर्मेश के काबिल छोड़ा और ना ही मयंक के। भगवान ने मुझे सज़ा दी कि मेरी शादी एक अब नॉर्मल आदमी से हो गई थी। वो मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा था। इतने सारे समय में मुझे एक बात खटक रही थी कि वो ये कि मेरा पति पागल था, लेकिन उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। अगली सुबह मेरे पति की बहन आई और मुझे देखकर कहने लगी कि पहचाना, जो तुम्हारा पति है ये कौन है भला। मैंने अपने पति की तरफ गौर से देखा तो लगा जैसे मैंने पहले कहीं इसे देखा हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी नंद कहने लगी कि मेरा भाई वही है जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमा करता था और तुमने इसे भी अपने जाल में फंसा रखा था। जब तुमने इसे धोखा दिया तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तभी से इसका ये हाल हो गया है। और तुम्हें आज भी याद नहीं कि ये कौन है। मुझे याद है कि तब की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। मेरी नंद ने नफ़रत से कहा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले में लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम कितनी बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे पिताजी की जान निकलने वाली थी तो मैंने तरस खाकर अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी और उनकी इज्जत भी बचा ली। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी और तुम इसे छोड़ कर गई तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। इसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया और अब इसे ठीक भी तुम ही करोगी। मैं रोने लगी। मेरे नसीब में बेइज्जत होना लिखा था। मुझे दुख भी हुआ कि मेरी वजह से एक जवान लड़का पागल हो गया था। मैंने उसको अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया और दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम खा ली। अब मुझे अच्छी लड़की बनकर रहना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई थी, लेकिन तिरस्कार के साथ मिली थी, इज्जत गंवाकर मिली थी। मुझे अब सोचकर तकलीफ़ होती थी कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ सालों के बाद मयंक से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया था और मैं साजिश करके भी हार गई थी। मैं रोज़ मायके जाती हूँ कि पिताजी मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे माँ बाप हैं। कब तक नाराज़ रहेंगे? जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपनी कहानी से यही सबक देना चाहती हूँ, लड़कियों की इज़्ज़त बड़ी नाजुक होती है। इस पर किसी भी तरह की बेइज्जती की लकीर भी नहीं आनी चाहिए, वरना समाज जीने नहीं देता। मेरी अब यही कोशिश है कि मेरे पति ठीक हो जाएं, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। वो मुझे माफ़ कर देंगे तो भगवान भी मुझे माफ़ कर देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।